हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। व्हाट वी आर स्टडिंग? वी आर स्टडिंग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। हमने देखो इस चैप्टर के अंदर कई सारी चीजें डिस्कस कर ली है। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बात करें तो हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एमएनसीज क्या होती है, एमएनसीज किस तरह से किसी दूसरी कंट्री के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करती है, कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू एक एमएनसी दूसरी कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है। हमने पढ़ा चाइनीज टॉय वाली स्टोरी हमने पढ़ी, जिसके थ्रू हमने ये सीखा कि किस तरह से क्या इंपैक्ट होता है कि अगर कोई भी एमएनसी किसी दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। तो इसके अलावा और हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एमएनसीज जो पैसा इन्वेस्ट करती है किसी दूसरी कंट्री में तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, उस कंट्री को क्या एडवांटेजेस है, किस तरह से एमएनसीज पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द वर्ल्ड अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करके पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करने का काम करती है। ऑल दीज फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड सो फार। चलिए तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं बेटा हमारी आज की क्लास। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। The topic that we are going to discuss today, what is it? What is globalization? अब देखिए हमने अब तक प्रीवियस क्लासेस के अंदर क्या क्या डिस्कस किया है। द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, हमने पढ़ा था कि किस तरह से एमएनसी क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करती है जहां पर उनको चीप लेबर, चीप रिसोर्सेज अवेलेबल हो सके ताकि वो पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस करके और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। अब आप देखो आज के समय में हम बात करें कि पिछले 2 और 3 डिकेड्स अगर हम हमारे वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हैं, वर्ल्ड को हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि इन लास्ट 2 और 3 डिकेड्स मीन इन लास्ट 20 to 30 years there are a lot of MNCs who are looking for these cheap locations around the world, who are looking for these cheap locations around the world. There are so many MNCs, मतलब और उनके लिए जब वो सर्च करने के लिए आती है ना तो उनको सबसे अच्छी लोकेशन मिलती है कौन सी? इंडिया, क्योंकि इंडिया के अंदर काफी एडवांटेजेस मिल जाते हैं एमएनसीज को अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए। तो हमने वही देखा कि मोर एंड मोर एमएनसीज हैव बीन लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड। क्या कर रही है एमएनसीज? पूरे वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा लोकेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज देख रही है कि भैया हम ऐसे कौन सी जगह पर जा सकते हैं जहां पर हमको कम रेट पर लोकेशंस अवेलेबल हो जाएंगी सॉरी, जहां पर जाके हम हमारे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम फैक्टर देखें, अब अगर ये सिनेरियो बनता है कि एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में जा रही है, वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो देखो कल भी हमने पढ़ा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जब एक कंट्री की कंपनी किसी दूसरी कंट्री में जाके पैसा इन्वेस्ट करती है, दैट इज नॉन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको अपन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसी को तो कहते हैं। तो हमने देखा था कि अगर ये सिस्टम बढ़ेगा, एमएनसीज अगर दूसरी कंट्रीज में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगी, तो क्या दिख रहा है बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूस्टअप होगा। क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगा और उसका इंपैक्ट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फॉरेन ट्रेड भी कंट्रीज के बीच में इंक्रीज होगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? फॉरेन ट्रेड विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ फॉरेन investment will increase, then foreign trade will also increase between the countries. For example हम बात करें जैसे फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में आकर अपना सेटअप शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल हम बात क्या करें कि फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में आके अपना सेटअप स्टार्ट किया। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझना चीजों को। देखो फोर्ड मोटर्स इंडिया में उसने अपनी फैक्ट्री लगाई,
इंडिया का उसका जो फैक्ट्री था, इस इंडिया की फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, एक तो कार्स का और एक कार के कंपोनेंट्स का। इंडिया में जो फोर्ड मोटर्स ने अपनी फैक्ट्री लगाई है, उसके अंदर फोर्ड मोटर्स क्या कर रही है, एक तो कार भी बना रही है और साथ में कार में लगने वाले कंपोनेंट्स को भी प्रोड्यूस कर रही है। अब कार किसके लिए, फॉर इंडियन मार्केट, कार की मैन्युफैक्चरिंग फोर्ड मोटर्स कर रही है इंडियन मार्केट के लिए भी, एंड फॉर अदर कंट्रीज के लिए भी। किसके लिए कर रही है बेटा, अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट भी करेगी। तो बेसिकली बात क्या हुई कि इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है अमेरिकन कंपनी, लेकिन वो एक्सपोर्ट कहां से हो रहा है, इंडिया से। तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इंडिया को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये जो कार कंपोनेंट्स है इनको भी अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, तो ऑटोमेटिकली एक अमेरिकन कंपनी के, एक एमएनसी की वजह से इंडिया वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से क्या हो गया है बेटा, कनेक्ट हो गया है। तो एग्जांपल हमको ये बताता है कि किस तरह से एमएनसीज का एक इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करने में। क्या बताता है एग्जांपल अपने को, दिस एग्जांपल टेल्स अस दैट हाउ द एमएनसीज आर इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो वही एग्जांपल भी यहां पर दिया हुआ है आपकी बुक में। फोर्ड मोटर्स इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार्स फॉर द इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया के लिए तो हो ही रहा है, नो डाउट, नो डाउट इंडिया के लिए तो प्रोडक्शन हो ही रहा है, लेकिन केवल इंडियन मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार्स टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज। इवन इंडिया में जो कार का प्रोडक्शन हो रहा है उनको दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है, और इसके अलावा एक्सपोर्ट कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स मेनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और दुनिया के अलग अलग कोने में क्या करती है, इन कार के कंपोनेंट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। बताइए अच्छा लगा नहीं लगा, बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार मुझे बता दे यस और नॉट, ताकि मैं आगे बढ़ूं। वेरी गुड, बढ़िया। चलिए अब क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा, ये तो बात हम समझ रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लो। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फॉरेन ट्रेड ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, बूस्टअप हो जाएगा। तो वही बात लिखी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड, ग्रेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेट फॉरेन ट्रेड। तो इससे हमको दो बातें निकल के आती है कि ग्रेट क्या निकल के आती है कि ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन को इंटीग्रेट हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड बढ़ने से सॉरी, और वर्ल्ड के जो अलग अलग पार्ट में जो कंट्रीज है ना वो भी आपस में इंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है, आपस में एक होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसी बेसिस पर हम अगर ग्लोबलाइजेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या है बेटा कि ग्लोबलाइजेशन इज दिस प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। और ये फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जो कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस आ रही है, जो कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मिल गया आंसर। तो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, उसका आंसर सिंपल सा आपको देना है। क्या देना है? सो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस which increase the interconnection between countries through increase in foreign trade and increase in foreign investment. And the main source of foreign investment and foreign trade is MNCs, multinational corporations. बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर, नो डाउट्स। कंटिन्यू करें आगे, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए आगे क्या दिया है कि एमएनसीज का मेजर रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अगर वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है बेटा? एमएनसीज का। किसका है सबसे इंपॉर्टेंट रोल? एमएनसीज का। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड के कई ऐसे रीजन्स
जिनको कि अब तक दुनिया जानती नहीं थी, जिनको जनता पूरा वर्ल्ड पिछड़ा हुआ सा मानता था, वो रीजंस भी क्या होते जा रहे हैं बेटा, डेवलप होते जा रहे हैं। वो रीजंस भी वर्ल्ड के साथ क्या होते जा रहे हैं, कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे रीजंस ना बैकवर्ड रीजंस होते हैं, और बैकवर्ड रीजंस के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं, और एमएनसीज प्रिफर करती है ऐसी लोकेशन पे जाना जहां पर रिसोर्सेज चीप रेट पे अवेलेबल हो जाए। तो इसकी वजह से वो एरियाज, वो रीजन्स डेवलप होना शुरू होते हैं और वर्ल्ड के साथ एक क्लोजर कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के अंदर गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इनका तो मूवमेंट होगा ही होगा, मनी का, कैपिटल का, इनका मूवमेंट तो होगा ही होगा। इन द ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये तो है ही। इसके अलावा ह्यूमंस, मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वाई? अब देखो एक बात समझना, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कल का एग्जांपल लिया था, वो अमेरिकन कंपनी वाला हम एग्जांपल लेते हैं। अमेरिकन कंपनी कहां पर आती है, इंडिया में आती है, अपना पैसा क्या करती है बेटा, इन्वेस्ट करती है। अब अमेरिकन कंपनी अगर इंडिया में आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी खुद चल के थोड़ी आएगी, लोग आएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस अमेरिकन कंपनी के परमानेंटली इंडिया में सेटल होंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा कि बार बार फ्रिक्वेंटली वहां से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन में किन किन चीजों का मूवमेंट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन में मेन गुड्स का, सर्विसेज का, टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का, ये तो मूवमेंट है ही सही। वन मोर फैक्टर इज देयर दैट पीपल्स मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो देयर इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? चलिए, और इसका इंपैक्ट देखो, रीजन भी दिया हुआ है कि पीपल यूजुअली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर इनकम। लोग जाते हैं एक जगह दूसरी जगह अच्छा पैसा कमाने के लिए, बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन। जब लोग माइग्रेट होंगे अपने एरिया से किसी दूसरे एरिया में, दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। दैट इज ऑल्सो globalization. In the past few decades, however, there has not been much increase in movement of people between countries due to various restrictions. अब ये और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इंपॉर्टेंट लाइन क्यों है? क्योंकि देखो पिछले कुछ समय से देखा जाए ना, तो देखो सबसे पहली बात तो एक आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि हम बात करते हैं अमेरिकन कंपनी की। अब अमेरिकन कंपनी इंडिया आ जाए या चाइना चली जाए, किसके लिए? क्योंकि वहां पर लेबर सस्ती है। दूसरा केस हम देखते हैं कि चाइना के चाइनीज पीपल और इंडियन पीपल, ये लोग क्या करते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। क्यों? फॉर बेटर जॉब, एंड दे आर रेडी टू वर्क इन दैट अमेरिकन कंपनी एट लो वेज। दे आर रेडी टू वर्क इन दैट अमेरिकन कंपनी एट लो वेज। पहुंच गए अमेरिका, बोले हम काम करेंगे और कम पैसे में काम करने को तैयार है, क्योंकि हमको चाइना में भी, इंडिया में भी कम पैसा मिलता है, तो हम अमेरिका में भी काम कर लेंगे और पैसा कम ले लेंगे। ठीक है, अमेरिकन कंपनी किसको प्रीफर करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अमेरिकन के प्लेस पर इन लो वेज के चक्कर में इन इंडियंस को, इन चाइनीज लोगों को क्या करेगी? प्रीफर करेगी। लेकिन इसका नुकसान है किसको? अमेरिका को। क्या नुकसान है? कि अमेरिकन पीपल जो है, किसकी बात करें? अमेरिकन पीपल, ऐसे लोग जिनको अमेरिका के अंदर अब तक जॉब मिली हुई थी, अमेरिका में क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्या होगा बेटा? अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। वहां के लोगों के लिए कोई काम ही नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा काम? क्योंकि जो काम अमेरिकन कर रहे थे वो काम अब किससे करवाया जा रहा है? चाइनीज और इंडियन पीपल से। तो इस वजह से, किस वजह से? केवल और केवल इसी वजह से जो वहां की गवर्नमेंट है, अमेरिका गवर्नमेंट, हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज से आने वाले लोग जो कि काम की तलाश में आए हैं, जो कि यहां पर अमेरिका में आकर काम करना चाह रहे हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट उनके आने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी।
जैसा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया भी था जब डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर सरकार थी, तो उन्होंने इंडियंस के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, क्योंकि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स काफी सारे अमेरिका में जा जाके प्रैक्टिस करते थे। इससे अमेरिकन यूथ को एज ए इंजीनियर, एज ए डॉक्टर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो ये एक रीजन है। ये कंसेप्ट भी हमको देखने को मिला है कि पिछले कुछ दिनों में अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए वहां की कंट्री के लोगों को ही वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि जो गवर्नमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं कि दूसरी कंट्री के लोग आकर यहां पर काम ना करें। इज दैट क्लियर? ऑल स्टूडेंट्स अप्लाई? इज दैट क्लियर? I'm waiting for your answer. All students reply. चलिए, वेरी गुड, कंटिन्यू करें। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बेटा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबलाइजेशन। क्या करेंगे बेटा हम? We will discuss about all those factors, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन में काफी हेल्प की है, या जिनके लिए हम कह सकते हैं कि अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से इंप्रूव नहीं होता। उन फैक्टर्स में सबसे प्रोमिनेंट नेम आता है टेक्नोलॉजी। कौन सा आता है बेटा सबसे प्रोमिनेंट नेम? टेक्नोलॉजी। ये लाइन है ना पहले की रह गई, इसको हटा देंगे यहां से हम। सबसे प्रोमिनेंट नेम क्या आता है बेटा? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज द मेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रैपिड पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज द मेन सोर्स और मेन फैक्टर फॉर व्हाट? फॉर दिस रैपिड पेस of globalization. And what is the second important factor? Liberalization of foreign trade and foreign investment policy. Liberalization of foreign trade का मतलब है बेटा कि कंट्रीज ने ना दूसरी कंट्री से आने वाली कंपनीज को अपने यहां पर आने में जो रेस्ट्रिक्शंस होती थी ना, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया है, उनका वेलकम किया है, इवन उनके लिए रूल्स इजी कर दिए हैं, ताकि जो बाहर की कंपनियां हैं, बाहर की जो कंपनीज है ना, वो इंडिया में आकर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, या किसी भी कंट्री में, ऐसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है वो उनको फॉरेन ट्रेड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपने यहाँ पर फॉरेन ट्रेड को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए अपनी पॉलिसीज को इजी कर देती है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको इजी कर देती हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है बहुत सारी उनको रिमूव कर देती है। दैट इज, दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? तो चलिए अब इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले फैक्टर के बारे में हम जो बात करते हैं वो क्या है? टेक्नोलॉजी। देखो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से इंप्रूव हुई है, देखो आप सब हिस्ट्री पढ़ के आए हो, हिस्ट्री के अंदर हमने देखा है कि 1830 के बाद से लेकर जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत तेजी से अपग्रेड हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इंप्रूव हुई है, स्पेशली 1830 के बाद पूरे वर्ल्ड में। और उस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सबसे दो मेन फैक्टर्स की बात करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन के लिए सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर, पहला कौन सा था? टेक्नोलॉजी। सेकंड वन कौन सा है? लिबरलाइजेशन। ये तो हो गए ग्लोबलाइजेशन के लिए फैक्टर्स। अब हम बात करें टेक्नोलॉजी में भी
दो ऐसे फील्ड में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होना जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं टेक्नोलॉजी को जो बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को बूस्टअप करने के लिए। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हर फील्ड में बढ़ी है, लेकिन स्पेशली दो फील्ड्स में। पहली टेक्नोलॉजी बढ़ी है ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे पहला कहां पर बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। इन दोनों फील्ड्स में जो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी ने बूस्ट डेवलप किया है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखिए कि सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, और दूसरा डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों इंप्रूवमेंट है कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी किस किस में, ट्रांसपोर्टेशन में और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इन दोनों ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया है, बहुत तेजी से डेवलप किया है। अब ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का बेनिफिट क्या मिला कि अब आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स कम से कम कॉस्ट पर लंबी दूरी पर आसानी से भेज सकते हैं। हम बहुत सारे गुड्स को बहुत कम कॉस्टिंग पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या करवा सकते हैं बेटा, ट्रेवल करवा सकते हैं। दिस हैज मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। इंप्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप देखो कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, है ना, ये सब इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आज आप देखते हैं हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल फोन होता है। इस छोटे से मोबाइल फोन की वजह से हम पूरे वर्ल्ड के साथ जहां चाहे वहां पर क्या रह सकते हैं बेटा, कनेक्टेड हो सकते हैं। अब अपने फोन खोला, फोन में गूगल चलाया, इंटरनेट पे देखा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो और वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कोने में आपको कोई मैसेज सेंड करना है तो आप इस छोटे से डिवाइस के थ्रू आसानी से भेज सकते हो, बिकॉज दिस डिवाइस इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट। तो ये क्या आज के 10 साल पहले पॉसिबल था? नहीं था। आज के 10 साल पहले ही पॉसिबल था? नहीं था ना। क्यों? क्योंकि उस समय इंटरनेट का इतना ज्यादा यूज नहीं होता था। तो ये चीजें जो अपग्रेड हुई है, ये जो डेवलपमेंट हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से। कम्युनिकेशन चीज है, अब कम्युनिकेशन इतना ज्यादा बढ़ गया, आज मैं यहां पर बैठा हूं, मुझे लंदन से कोई ऑर्डर देना है तो मैं यहां बैठा बैठा तुरंत ऑर्डर दे दूंगा। पहले पॉसिबल था? नहीं था। सो टेलीकम्युनिकेशन, computers, internet are some of the developments which are connecting the world from remote areas, मतलब दूर दराज के एरिया। रिमोट एरियाज मतलब दूर दराज के एरिया, ऐसे एरिया जहां पर हम कभी पहले पहुंच भी नहीं सकते थे। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी एरिया के साथ। सिंपल सी बात है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट देखने को मिल रहा है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है, कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी जो कंटेनर्स है ना, ये पहले बहुत हैवी कंटेनर्स हुआ करते थे। हैवी कंटेनर का क्या नुकसान है कि आप शिप के अंदर रखोगे, वेट की वजह से कम रखने पड़ेंगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम होगा। इन कंटेनर्स को टेक्नोलॉजी को यूज करके लाइट वेट किया गया। सो गुड्स आर प्लेस्ड इन कंटेनर्स दैट कैन बी लोडेड इंटैक्ट ऑन टू शिप्स, रेलवेज, प्लेन्स एंड ट्रक्स। इनको लाइट वेट बनाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा गुड एक बार में ट्रांसपोर्ट करवाया जा सके। कंटेनर्स हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड द स्पीड विद विच एक्सपोर्ट कैन रीच मार्केट। कंटेनर्स का फायदा क्या है कि एक तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग लगेंगे, एक बार में बहुत सारा माल फिल कर दिया आपने तो इजीली बहुत सारा माल एक साथ चला जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है इनके थ्रू। सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट हैज फॉलन, क्योंकि इतने लाइट वेट हो गए ना तो एयरप्लेन में भी इनको रखकर भेजा जा सकता है। दिस हैज enabled मच ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एयरलाइंस। सिंपल सा एग्जांपल है। कोई डाउट है बेटा यहां तक किसी को? तो ये हमने ट्रांसपोर्ट वाला देखा। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा किसका, कि यूजिंग आईटी इन ग्लोबलाइजेशन। आईटी का क्या इंपॉर्टेंट है? अ न्यूज मैगजीन पब्लिश्ड फॉर लंडन रीडर्स इज टू बी डिजाइन्ड एंड प्रिंटेड इन दिल्ली। सोचो, एक मैगजीन है, समझना, एक मैगजीन है जिसके रीडर्स कहां पर है? लंदन में, लेकिन उसको डिजाइन कहां किया जाता है?
इंडिया में, दिल्ली में, उसकी प्रिंटिंग कहाँ होती है? दिल्ली में। मतलब वीकली या मंथली जैसे भी आती है वो, उसके बारे में बस ऑनलाइन कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल है ना, क्योंकि नेट पे रफ वर्क आ गया, डिजाइनिंग इंडिया में हो गई, मेल के थ्रू भेज दिया, उन्होंने वहां पर चेक कर लिया, उन्होंने वहां पर चेक करके क्या कर दिया बेटा, उसको अप्रूव कर दिया, हमारे यहां पर आ गया वापस, अप्रूवल आ गया, उसको प्रिंट कर दिया और बाय एयर लंदन भेज दिया। अब वहां पर आराम से वो लोग क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। तो इतना इजी हो गया है कम्युनिकेशन की वजह से। अब सोचो इंटरनेट नहीं होता तो क्या ये चीज पॉसिबल होती? क्या इस छोटी सी मैगजीन के लिए इंडिया और लंदन कनेक्टेड हो पाते? नहीं हो पाते। The text of the magazines is sent through internet to Delhi office. इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस आ जाते हैं। The designers in the Delhi office get orders on how to design the magazine from office in London using telecommunication facilities. टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी को यूज करके लंदन ऑफिस बताया था कि डिजाइनिंग कैसी करनी है। The designing is done on a computer. After printing, the magazines are sent by air to London. Even the payment of money for designing and printing from a bank of London in London to a bank in Delhi is done instantly through internet. पेमेंट भी आ जाता है, ऑनलाइन पेमेंट भी आ गया। तो मतलब हम यहां बैठे बैठे लंदन के लिए काम कर रहे हैं। आप ये बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेरा खुद का लाइव एग्जांपल देता हूं कि अभी थोड़े दिनों पहले कि स्विट्जरलैंड की एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने ऑनलाइन टीचर्स को हायर किया। किसके लिए? वहां के जो टेक्स्ट बुक्स है उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने अपनी एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के ऊपर उन्होंने उनके क्वेश्चंस पुटअप किए, हमारे जैसे टीचर्स को उन्होंने हायर किया, मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ, जिसमें हमें क्या करना था, उन सॉल्यूशंस को सॉल्व करके उसकी उस वेबसाइट पे अपलोड कर देना था और वो काम हमने किया। पेमेंट वगैरह सब ऑनलाइन आ गया, जो भी उनकी फीस चार्जेस थे, और हमने काम यहाँ बैठकर उनका लिए कंप्लीट कर दिया। तो एक बहुत ईजी वर्क है ये। अब आप सोचो कि यहाँ बैठे बैठे हम स्विट्जरलैंड के बच्चों को हमारे यहाँ के आंसर बता रहे हैं, क्या ये वैसे पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। इंटरनेट नहीं होता तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इंटरनेट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जो अपग्रेडेशन हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ इंडिया में लोकेटेड है, और इंडिया में रहकर वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक लंदन की, एक साउथ अफ्रीका की और एक कीनिया की 3 इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने इंडिया में रहकर, और रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। तो हर चीज का बेनिफिट आपको क्या मिलता है? देखने को मिलता है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस ने बहुत काफी सारी चीजों को इंप्रूवमेंट कर दिया है। वेरी गुड। तो आई जस्ट होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टेलीकम्युनिकेशन पूरे वर्ल्ड को आपस में जो इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो, चाहे वो कौन से सेक्टर में हो, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन में किस तरह से इन्होंने वर्ल्ड को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब सेकेंड फैक्टर की तरफ हम मूव करते हैं। क्या है? लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब आप याद करो, आप कनेक्ट करो कि किस तरह से चाइनीज टॉय, कौन से टॉय? जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडियन मार्केट में कौन सी कंपनी आई थी बेटा? चाइना के टॉय आकर इंडिया में सेल हो रहे थे ना। अब मान लो क्या होता कि जब चाइनीज, मतलब इंडिया में उस टॉय की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज। चाइना में कितनी आ रही है? 50 रुपीज। तो ये चाइनीज टॉय कहां आ रहे हैं? इंडिया में। और मान लो 60 रुपए में बिक रहे, तभी तो हमने पढ़ा था ना कि वो सस्ता पड़ रहा है, कॉस्ट चीप होते हैं, इसलिए इंडियन टॉय, और क्वालिटी अच्छी होती है, ठीक है, अलग बात है, इसलिए चाइनीज टॉय मार्केट इंडिया में हावी हो गया। लेकिन एक एग्जाम्पल सोच के देखो। क्या एग्जाम्पल सोच के देखो कि जब चाइनीज टॉय इंडिया में आते, जब क्या होता है बेटा, ये चाइनीज टॉय इंडिया में आते और इंडियन गवर्नमेंट क्या करती, यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा देती। क्या कर देती कि भैया इंडिया में जब जाएंगे, जब आप 50 रुपए का टैक्स दो, टैरिफ दो। लग गया बैरियर, क्योंकि पॉलिसी हमारी यही है, हम लिबरलाइज नहीं है। तो अब उसकी कॉस्टिंग, इस चाइनीज टॉय की इंडिया में कॉस्टिंग कितनी होगी? 100। इसको कम से कम कितने में बेचना पड़ेगा? कम से कम 110 में। इंडियन टॉय से महंगा हो गया, महंगा हो गया तो बराबर पे आ गए। तो अब क्या चाइनीज टॉय इस कंडीशन में इंडिया में सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता। वो मार्केट जिसने इंडियन टॉय मार्केट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या वो इंडिया में अपने आप को सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता। तो ये आपको देखना है कि ये अगर नहीं है, इसका मतलब इंडिया ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लिबरलाइज किया हुआ है, आजादी दी हुई है कि भैया कोई भी आ सकते हो, इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, तो वही बात हमको यहां पर देखनी है कि
अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, एग्जाम्पल ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉय इन इंडिया। उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि तो उसमें देखो क्या सिनेरियो बने, इफ इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ए टैक्स ऑन इंपोर्ट ऑफ टॉयज, टैक्स लगा दी तो क्या होता कि बिकॉज ऑफ द टैक्स बायर्स विल हैव टू पे अ हायर प्राइस, बायर्स के लिए प्राइस क्या हो जाती, हाई प्राइस हो जाती। सो चाइनीज टॉय विल नो लॉन्गर बी एज चीप एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। सो ये जो रेस्ट्रिक्शन अगर इंडियन गवर्नमेंट लगाती, सो दिस रेस्ट्रिक्शन इज नोन एज ट्रेड बैरियर। अगर इंडियन गवर्नमेंट रोक देती है, इस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाती है, तो वो रेस्ट्रिक्शन अगर लगता तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या कहलाता है बेटा, ट्रेड बैरियर कहलाता। और अब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो लिबरलाइजेशन कहलाएगा। इस ट्रेड बैरियर को, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, क्या कहानी है बेटा, बड़ी सिंपल सी, कि इस ट्रेड बैरियर को रिमूव कर देना, इस ट्रेड बैरियर का रिमूवल क्या कहलाएगा, लिबरलाइजेशन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ दिस ट्रेड बैरियर विल नोन एज रिमूवल, क्लियर, ओ सॉरी, विल नोन एज लिबरलाइजेशन। क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं अपन और क्या लिखा है, बहुत ध्यान से समझना। तो अब ट्रेड बैरियर का मतलब क्या है वो समझते हैं कि गवर्नमेंट्स कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज या रेगुलेट करना कह लो फॉरेन ट्रेड। अगर किसी कंट्री में गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चाइनीज टॉय इंडिया में आए, इंडियन मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट्स को यह ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं हो कि कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने के चक्कर में उस कंट्री का लोकल मार्केट या लोकल प्रोडक्शन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए। गवर्नमेंट ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहेगी। उल्टा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो हमेशा गवर्नमेंट जो ट्रेड बैरियर्स पुट करती है, इन ट्रेड बैरियर्स को जब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोज करेगी। तो क्यों करेगी इंपोज? ताकि लोकल मार्केट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। तो अब आपके एक क्वेश्चन आया कि व्हाई दीज बैरियर्स आर नेसेसरी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी बन जाता है, व्हाई ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी। क्या बन जाता है क्वेश्चन, व्हाई ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी। तो आंसर मिलता है कि दिस वाज कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। विदेशी कंपनी आएगी तो उनसे कंपटीशन बढ़ेगा, उस कंपटीशन में अगर जो उस वहां के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको लगता है कि कॉम्पिटेंट नहीं है या सरवाइव नहीं कर पाएंगे उनके सामने, तो उनको बचाने के लिए भी इन ट्रेड बैरियर्स को क्या करना पड़ता है, इंपोज करना पड़ता है। क्लियर है बेटा यहां तक? क्लियर? इंडस्ट्रीज were just coming up in the 1950s and 1960s, and competition from imports at that stage would not have allowed these industries to come up। मतलब हमारा इंडिया जब लिबरलाइज हुआ था तब हम रेडी नहीं थे। इंडस्ट्री तो 1950 1960 से आ रही थी, लेकिन तब हमने क्या किया था, ट्रेड बैरियर्स को इंपोज कर दिया था, क्योंकि उस समय हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स इतने एबल नहीं थे कि इस फॉरेन कंपटीशन को क्या कर पाते, फेस कर पाते। उस समय गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि इनको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, इनको डेवलप किया जाए। तो इसलिए इन ट्रेड बैरियर्स को पुट किया गया। तो उस वजह से इंपोर्ट नहीं होता था हमारे इंडिया में, विदेशी कंपनियां नहीं आ सकती थी, नहीं हम दूसरे देशों से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अगर इंपोर्ट करते थे तो केवल ऐसे आइटम्स को इंपोर्ट करते थे जिनका इंडिया में प्रोडक्शन बिल्कुल था ही नहीं और वो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी थे। सबको इंडिया में आना अलाउड नहीं था। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि 1977 के अंदर जब जनता दल की गवर्नमेंट थी, मोरारजी देसाई उस समय हमारे क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने फॉरेन ट्रेड के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अपन। अब इस ट्रेड बैरियर को जब हटा दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो क्या कहलाएगा वो, लिबरलाइजेशन। तो वही लिखा है कि रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस set by the government is what is known as liberalization। इंडिया में मैंने बताया, ध्यान से समझना, कब हुआ था कि 1977 के अंदर ये बिल्कुल बैन कर दिया गया था इंडिया में फॉरेन ट्रेड को। 1977 में क्या कर दिया गया था बेटा, बैन। और 1991 में वापस क्या कर दिया गया था,
अलाउ कर दिया गया था, एक पॉलिसी अपनाई थी हमने, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कौन सी? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दिस न्यू पॉलिसी वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम फार रीचिंग चेंजेस इन पॉलिसी वर मेड इन इंडिया। आया ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 से हमको ये लगने लग गया कि भैया अब आवश्यक हो गया है कि इंडियन मार्केट में क्या किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, किसको? लिबरलाइजेशन को। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। अब गवर्नमेंट को लग गया भाई अब इनको प्रोटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, अगर वर्ल्ड के साथ कंपटीशन नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो वर्ल्ड से कंपटीशन करने की का अब समय आ गया है और अब इनके साथ मिलकर चलना होगा। तब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लॉन्च कर दी, हमारी पॉलिसीज को इजी कर दिया था। It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. अगर इंडियन प्रोड्यूसर्स अपनी क्वालिटी को इंप्रूव कर लेंगे तो वो कंपटीशन भी कर पाएंगे। ये बात समझी गई। एंड दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने इस डिसीजन को सपोर्ट भी किया। अब उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है बेटा ऑर्गेनाइजेशन का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको लिबरेशन का मतलब समझ में आया। ये कुछ सिनेरियोज है, कुछ थिंकिंग है जिनको ध्यान में रखते हुए हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। आगे बढ़ते। अब लिबरलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या थे? व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन? सबसे पहला, goods could be imported and exported easily and also foreign companies could set up factories and offices here. वैसी बात है, लिबरलाइज कर दिया तब दूसरी कंट्रीज आ सकती हैं और इंडिया में अगर अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। Businesses are allowed to make decisions freely about what they wish to import or export. इंडियन बिजनेस को भी क्या था, अब एक आजादी मिल गई कि भैया क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि अब सारे रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए थे। इसके अलावा द गवर्नमेंट इंपोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शंस देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। जितनी पॉलिसीज को इजी करोगे उतना ही ज्यादा क्या कहलाओगे? लिबरल कहलाओगे। एनी डाउट्स टिल हियर? तो ये आपका कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे बेटा हमारा नया टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करती है। आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।